नमस्कार दोस्तों, शानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है दुखी माँ का रौद्र रूप। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो माँ, हमें अपने पास रख लो। आप अपनी बंगले में नौकर के भी नौकरी दे देंगे तब भी हम रह लेंगे। अमर ने रोते हुए कहा। मीरा भी गिड़गिड़ाई। माँ जी, हमसे पाप हो गया, अब हमसे दूरी मत रखिए। हम आज रोड पे आ गए, अब हमने अपने किए की सजा भुगतनी है, माफ़ कर दो माँ। लेकिन रचना जी की आंखों में कठोरता थी, चेहरा सख्त मगर आवाज़ में बरसों का दर्द था। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था ना, भगवान करे ऐसा कोई मेरे दुश्मन के साथ भी ना करे। उसी दिन माँ बेटे का रिश्ता भी तुमने खो दिया था, और तो और उस दिन मेरे आशीर्वाद का अधिकार तुमने खो दिया था। अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। माँ बोलकर अमर ने आगे बढ़कर अपने पैर छूने चाहे पर रचना जी पीछे हट गई। उनको माफ़ी न मिलता देख तो वो अपना समूह लेकर वापस जाने लगे। तभी उनकी आवाज़ गूंज उठी। रुको। रचना जी अपने बेटे को एक जोरदार तमाचा लगाती और कहती है, तुमने अपने फ़ायदे के लिए मेरे साथ ऐसा किया, आज अपने फ़ायदे के लिए ही लौटी हो। माँ का दिल बड़ा होता है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। आज मैं तुम्हारे साथ वही कर रही हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। तुम भूल जाना कि तुम्हारी माँ अब जिंदा है और यहाँ कभी कदम मत रखना। अमर और मीरा रोते रह गए, लेकिन रचना जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। आखिर बेटी बहू को किस कर्मों की सज़ा मिल रही थी और उन्होंने किया गया था, ये जानते हैं कहानी में। दिल्ली के कड़ाके के ठंड में रचना जी सुबह की चाय और नाश्ता निपटाकर बेड पे लेटी ही थी कि उन्हें सामने नजर दीवार पे टंगी अपनी पति कैलाश जी की तस्वीर पे बनी तो दिल में एक दर्द उठा। रचना जी की आंखों से आंसू बहने लगे, सोचने लगी, आज पूरे 3 साल हो गए आपको यूँ मुझे अकेला छोड़ कर गए। लगता है मानो कल ही की बात हो जब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख साझा किया करते थे, हंसी ठिठोली करते थे, दोनों मिलकर सोचते थे कि बच्चे आत्मनिर्भर हो जाए तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो ख्वाहिशें हम जिम्मेदारियों के बोझ तले पूरी न कर सके तब दोनों मिलकर पूरी कर लेंगे। लेकिन कौन जानता था कि जिंदगी आगे क्या रंग दिखाने वाली है। आपके जाने के बाद सब खाली खाली सा लगता है। जीवन का एक एक पल बड़ी मुश्किल से कटता है। कांपती ठंड में बिस्तर पर रचना जी अपने अतीत में खो गई। रचना जी ने अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी की ही थी कि अम्मा बापूजी ने कैलाश जी के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन रचना जी अभी आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कैलाश जी को अपने मन की बात पहले ही बता दी थी। उनकी आगे पढ़ाई जारी रखने की बात को स्वीकृति देते हुए कैलाश जी रचना जी को शादी करके घर ले आए। कैलाश जी के माता पिता गांव में रहते थे और कैलाश जी दिल्ली में प्राइवेट जॉब करती थी। कैलाश जी का हाथ थामे रचना जी गाँव से दिल्ली आ गई। यह अपना छोटा सा संसार उन्होंने बसा लिया था। यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए रचना जी ने फॉर्म भर दिया था और अपनी गृहस्थी के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। शादी के 2 साल बाद भगवान ने 2 जुड़वा बच्चे अमर और कीर्ति को उनकी झोली में डाल दिया था। दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। कैलाश जी के सहयोग से उन्होंने बच्चों के साथ रहकर अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की। अपनी छोटी सी नौकरी में कैलाश जी ने दिल्ली जैसी जगह पे खुद का मकान भी खड़ा कर दिया था। कीर्ति शादी करके अपने पति के साथ विदेश चली गई और अमर भी उस शिक्षा पाने के लिए बाद नौकरी के लिए विदेश चला गया। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। रचना जी और कैलाश जी दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। दोनों एक दूसरे से अच्छे से ख्याल रख रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व कैलाश जी के अचानक निधन से वो पूरी तरह टूट गई। अपने पिता के अंतिम संस्कार को पूरा कर अमर वापस विदेश लौट गया और वहीं रहकर उसने शादी कर ली। अमर तो वहीं रच बस गया।
शुरू में तो अमर उन्हें कभी कभार फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते थे लेकिन रचना जी की अमर से बात नहीं हो पाती थी। इस वजह से शहर में रचना जी एकदम अकेली हो चुकी थी। बस ऊपर की मंजिलों में किराएदार थे, उससे जो किराया आता उसी से अपना जीवन काट रही थी। अगली सुबह जब सैर करके रचना जी घर लौटी तो अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो माँ, मैं अमर बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसा हो बच्चे, कैसा है बहू, कैसी है? एक ही सांस में रचना जी ने कई प्रश्न कर डाले। माँ हम सब ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। बस आप तो ज़िंदगी बोझ सी लगती है, उसे ऐसे जैसे काट रही हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। क्या बताऊँ माँ, ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको फ़ोन करूँ, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। यह बात तो तुमने सच ही कहा बेटा, जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो व्यवस्था और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहूँ ना बेटा, बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेली हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ कनाडा आ जाइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोते भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आएंगे तो हम लोग भी आपको पाकर सुनिश्चित हो जाएंगे। रचना जी को बहुत अच्छा लगा। वो सोचने लगी, मैं तो यूँ ही बेटा को गलत सोच रही थी। इतनी परवाह करता है वो अपनी माँ की। अब कैलाश से होती तो शायद मैं कभी कनाडा जाने के लिए न मनाती, लेकिन अब तो अकेले रहते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन अचानक मेरी आँख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कांधा दिला भी न पहुँच पाए। यह कहते हुए रचना जी ने अपनी बेटी को अपनी सहमति दे दी। फिर अमर बोला, माँ अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो वहाँ के मकान की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने के लिए लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर रचना जी कुछ हैरान हो गई, क्योंकि उस मकान के साथ उनके पति की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। परंतु बेटी की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन ही न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद अमर भारत आया। अमर ने मकान के पैसा का लेन देन संभाल लिया और रचना जी ने जो रकम बैंक में रखी हुई थी उसका भी ड्राफ्ट बनवा कर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब वो लोग कनाडा जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगले दिन सुबह उन्हें निकलना था। जिस मकान को उनके पति ने इतनी शौक से बनवाया था, अपना ज़रूरी सामान और कैलाश जी की तस्वीर को लेकर रचना जी बोझिल कदमों से घर से बाहर आ गए। आज उस मकान को बेचकर और यहाँ से जाते वक्त उनका मन भारी हो रहा था। निश्चित समय पे अमर और रचना जी एयरपोर्ट पहुँच गए। अमर ने रचना जी से कहा, माँ आप यहाँ रुकिए, मैं सभी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। रचना जी वही बेंच पे जाकर बैठ गई। जाने क्यों आज मन विचलित सा हो रहा था। रचना जी को याद आ रहा था जब वे लोग किराए के मकान में रहा करते थे। रचना, हम किराए के मकान में ही ठीक है, बच्चे अब बड़े हो जाएंगे तो जहाँ वो रहेंगे हम भी वहीं रह लेंगे। कैलाश जी ने बुझी हुई मन से रचना जी से कहा था। नहीं जी, कैसी बातें करते हो आप, छोटा ही सही लेकिन खुद का मकान ज़रूरी है। आगे अमर के लिए भी तो हमें जोड़ना है और फिर बुढ़ापे में कहाँ किराए के मकान में फिरते फिरेंगे। रचना जी कैलाश जी की स्थिति को जानती थी, इसलिए अपने गहरे गिरवी रख उन्होंने गोल्ड लोन लेकर
कुछ पैसों की मदद कैलाश जी की और साथ में छोटे बच्चे को ट्यूशन भी देने लगे। जैसे तैसे करके एक छोटा सा घर शहर में बना लिया था, जिसे बड़े प्यार से रचना जी ने सजाया। पूरे मन से घर की सजावट करती थी, लेकिन धीरे धीरे कैलाश जी की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी और एक दिन वो रचना जी को अकेला छोड़कर उस दुनिया से चली गई। अचानक रचना जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है, अमर अभी तक चेकिंग करके आया नहीं था। रचना जी ने कनाडा जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम मेरा नाम रचना देवी है, मेरे बेटे का नाम अमर कुमार है, हमें कनाडा जाने वाली फ़्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेकिंग करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। रचना जी की बात सुनकर काउंटर पे कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देकर बताया, जी हाँ, अमर कुमार नाम का एक यात्री यहाँ आया था, लेकिन आपका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है और कनाडा जाने वाली फ़्लाइट को निकले करीब आधा घंटा हो चुका है। महिला की बात सुनकर रचना जी की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। उनका मन आशंकाओं से घिर उठा। परंतु मैडम, मुझे भी कनाडा जाना था, मुझे लिए बिना फ़्लाइट कैसे निकल गई? आंटी जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी चले गए हैं, कोई भी यात्री छूट नहीं है। अगर कोई यात्री सही समय पे नहीं पहुंचता है तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है, तो क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर कनाडा चला गया? इसका मतलब उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ऐसा कैसे कर सकता है अमर? रचना जी की आवाज़ कँपकँपाने लगी थी। जी कैसी जासूसी करी मेरे बेटे ने मेरे साथ? रचना जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपना सर पकड़ के धम से वह वही बेंच पे बैठ गई। सोचने लगे, जिस बेटे के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, उसी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद के लिए न जाने कितने पापड़ बेले थे। कैलाश जी ने कितनों के आगे पैसों के लिए हाथ फैलाया था। इस बात को लेकर अपने छोटे भाई समान दोस्त शंकर से भी उनकी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उनका कहना था कि जब सार्थी नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ के बच्चे नौकरी नहीं करते? अपनी दोस्त की बातों से कितना दुख हुआ था कैलाश जी को और मुझे। आज भाई बेटा ऐसे समय में बेसहारा छोड़ दे धोखा देकर चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक लॉटरी कर्मचारी की आवाज़ सुनकर रचना जी का ध्यान टूटा। कर्मचारी उनसे पूछने लगा, अम्मा आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से यहीं बैठी हुई है। बेटा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे तो अपने बेटे के साथ कनाडा जाना था, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मुझे नहीं पता। इतना कहकर रचना जी पास रखी बेंच पर सहारा लेते हुए खड़ी हुई। दुखी दिल से वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आई और सोचने लगी, अब कौन मुझे सहारा देगा? अमन ने तो घर भी न रखा और ना तो पैसे। इस मुसीबत की घड़ी में कहाँ जाऊँ? जिस बेटे को मैंने अपने बुढ़ापे का सहारा समझा, मेरे उसी बेटे ने मेरा यह हाल कर दिया। रह रह कर अपने सारे के पल्लू से अपनी भीग चुकी आंखों को साफ करती रचना थी सड़कों पर चलती जा रही थी। बेटे की इस हरकत ने रचना जी को पूरी तरह से तोड़ चुकी थी कि तभी वो किसी कार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब आँख खोलती है तो वो अपने आप को सुंदर सजे धजे घर के बिस्तर पे पाती है। सामने देखते ही करीब 27 से 28 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। उनको देख रचना जी उठने को होती है, क्योंकि वो उन दोनों को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय वो युवक उनको सहारा देता है और कहता है, काकी पहचाना है अपने बेटे को? यह सब देख सुनकर रचना जी की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि काकी नाम से तो उन्हें केवल अंश पुकारता था। रचना जी
विमर्श भरी नज़रों से अंश को देखने लगी और थोड़ी देर देखती ही रही। हाँ, यह तो अपना अंश ही है। उसे देखते ही रचना जी की आंखों से आंसू बाहर निकले। उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, कितना बड़ा हो गया है अंश। 18 ही साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल अंश एक दिन माँ बाप का लड़का था, चाचा चाची के साथ रहता था, सुबह सब काम करता तब जाकर स्कूल जाता था। धीरे धीरे चाचा चाची ने उसका स्कूल छुड़वा दिया था। तब रचना जी ने उसने प्राइवेट फॉर्म भरवा करके उसको घर से खुद ट्यूशन दिया था। ऐसे करके उसने अपनी 12वीं पूरी की थी। पढ़ने में होशियार अंश ने 12वीं करने के बाद जॉब के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली थी। मेहनती अंश नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया था। आज अंश को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर रचना जी की खुशी का ठिकाना न रहा। रचना जी ने भरी आंखों से उसे गले लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उसकी आंखों से तो जैसे गंगा यमुना बह रही थी। तभी अंश की पत्नी ने भी रचना जी के पाँव छुआ, उनके गले लग गई। यह आपकी बहू है काकी, अंश ने कहा तो रचना जी ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। काकी, आपको इस हालत में देख मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ होगा। सच कहूँ तो नियति भी कितनी अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कदर नहीं होती, और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को तरस रहा हूँ। कहते कहते अंश की आवाज़ रुआसी हो गई। काके, अब हमारे साथ आप रहेंगे। अंश की बात सुनकर रचना जी हैरान रह गई। फिर बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे किसी वृद्धाश्रम बता दो, मैं वहीं रह लूँगी। काकी, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। जो सहारा और जो अपनापन आपने मुझे दिया था उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपकी वजह से मेरा वजूद बना है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं आज मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता। आप यहाँ मेरे साथ ही रहेंगे। ऐसा कहते हुए अंश रचना जी की गोद में सर रखकर जोर जोर से रोने लगा। तभी अंश की पत्नी बोली, काकी, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें भी माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। इतना एहसान किए हैं आपने इनके ऊपर, बस एक एहसान और कर दीजिए। अंश और उसकी पत्नी को इस तरह अनुनय करते देख रचना जी की आंखों से प्यार भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले लगाकर वो खूब रोई और उनके साथ रहने को राजी हो गई। रचना जी अब जी जो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक खालीपन सा अंश की पत्नी खुशी को देखता था। रोज खिड़की से बाहर कुछ बच्चों को खेलता देख रचना जी के चेहरे पे शांत एक खुशी बोली, माँ, आप क्यों नहीं बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दो। बेटा, चाहती तो मैं भी हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन बेटा इस उम्र में कैसे, और ऐसा ना हो कि मेरा ऐसा करने में मैं अपना साथ तुम्हारी जगह हरासी का पात्र बन जाऊँ। रचना जी की मन की दुविधा उनके चेहरे पे परिचित होने लगी। काकी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, भला किसी की उन्नति से कोई खुश हुआ है क्या। काकी, आपका मन भी लगा रहेगा और आप पुरानी बातों को भी भूल पाओगी, और सोचिए आपको नई पहचान भी मिल जाएगी। साथ ही आप अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाओगे। खुशी की बातों ने रचना जी को सोचने में मजबूर कर दिया। अब रचना जी के मन मस्तिष्क में छाई दुविधा के धुंध छट चुकी थी। उसी ने घर के बाहर ट्यूशन का बोर्ड लगवा दिया। अगले दिन से रचना जी के पास बच्चे आने लगे। उनका सहज स्वभाव और मृदु भाषित से उनके पास अधिक बच्चे आने लगे। हर कोई उनसे अपने बच्चे को पढ़वाना पसंद करने लगा। रचना जी का काम अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे उनके पास बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और अकेली होने की वजह से उन्हें दिक्कत महसूस होने लगी। अब उन्होंने अपने साथ कुछ लड़कियों को भी रख लिया था जो अच्छे पढ़े लिखे थे। कुछ ही साल में उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी।
एक सुबह उन्होंने अपनी मन की बात अनसर उसकी पत्नी के सामने रखी। बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बेटी ने हमारे घर को बेच दिया था। मैं उस घर को फिर से खरीदना चाहती हूँ। रचना जी की बात सुन अनसर खुश हो जाते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। आखिर आपके इस फैसले से हम दोनों आपके साथ ही। धीरे धीरे रचना जी ने अपने पति द्वारा बनाया हुआ घर खरीद लिया और घर की मरम्मत और रेनोवेशन करवाया। वहाँ पर अपने पति कैलाश जी के नाम पर कैलाश मेमोरियल स्कूल खोल दिया। बैंक से लोन लेकर उन्होंने अपने घर के बगल में खाली पड़ी ज़मीन भी खरीद ली और एक अच्छा खासा स्कूल खोल दिया। इधर अमर जो अपनी माँ को धोखा देकर सारे पैसे हड़प कर विदेश भाग गया था, उस पर तो मानो मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। जिस बिल्डर के साथ मिलकर अमर बिजनेस शुरू करने वाला था, वो सारे पैसे लेकर भाग गया। अमर ने अपनी सारी जमा पूंजी उस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगा रखी थी। माँ बाप का दिल दुखाकर आखिर किसका भला हुआ है। अमर अब दिवालिया हो चुका था। उसके समझ में नहीं आ रहा था। चिंता में डूबी अमर और उसकी पत्नी के बीच अब अक्सर लड़ाइयाँ होने लगी। कितना समझाया तुम्हें कि माँ को यहाँ लाने दो। जो माँ का पैसा धोखे से हड़प लिया हमने और उनको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया, इसलिए वो पैसा हमें फला नहीं और उन पैसों के साथ हमारा बाकी का पैसा भी डूब गया। अगर तुम माँ को रखने के लिए मान जाती तो आज यह सब न होता। अमर के पास आज पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। अरे तो गलती तो तुम्हारी है। ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करने का सोचे क्यों, जो धोखा देकर भाग गया। अमर की पत्नी जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी, जैसा हमने धोखा दिया वैसे ही हमें भी धोखा मिला है। अब रहो वैसे ही कंगाली में। अमर चिंता और सोच में पागल हुआ जा रहा था। उसे अपने परिवार की पालन था, इसलिए उसने वापस इंडिया आने का प्लान बनाया और अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर वापस इंडिया आ गया। यहाँ आकर अमर को दोबारा से उस खुद को खड़ा करना था, इसलिए कमरे का मकान बेचकर उसमें रहने लगा। यहाँ बहुत कोशिशों करने के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। फिर एक दिन अमर ने अपने पुराने दोस्त अजय को अपने लिए नौकरी ढूंढने के लिए फ़ोन लगाया तो अजय ने उसे जो कहा वो सुनकर अमर हैरान रह जाता है। अरे अमर, तुझे नौकरी ढूंढने की क्या ज़रूरत है? आंटी जी ने तो तेरे लिए इतना बड़ा बिजनेस तैयार कर दिया है कि तू उसे संभाल। अब यह छोटी मोटी नौकरी करके क्यों टाइम खराब कर रहा है अपना? अरे तू इतने बड़े स्कूल का मालिक है। अमर की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। यह बात वहाँ पर खड़ी अमर की पत्नी भी सुन रही थी, जिसकी आंखों में अब अलग ही चमक थी। देखो अमर, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, भगवान ने हमारे साथ खजाने की चाबी रख दी है। हम दोनों कल ही माँ से मिलने चलते हैं। अपने इकलौती बेटी को देख वो सब कुछ भूल जाएंगे और हमें माफ़ कर देंगे। हम दोनों कल उनके पैरों में गिर जाएंगे और वैसे भी ये तुम्हारा हक है, जो तुम्हें मिलना ही चाहिए। अमर को अपनी पत्नी की बात सही लगती है। अगले दिन अमर अपनी पत्नी के साथ अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता। उसके घर की जगह अब वहाँ पर 4 मंजिला इमारत खड़ी हो चुकी थी, जहाँ स्कूल चल रहा था। बाहर गेट में खड़े गार्ड ने उनसे पूछा तो उन्होंने गार्ड को बताया कि उन्हें रचना जी से मिलना है। गार्ड उन्हें रचना जी के ऑफिस में बैठाकर रचना जी को बुलाने चला जाता है। बड़े से ऑफिस में सलीके से रखा टेबल और चेयर, जिस पे डायरेक्टर रचना शर्मा नाम की प्लेट देख अमर और उसकी पत्नी को तो जैसे काटो तो खून नहीं हालत हो रही थी। जैसे ही रचना जी अपने ऑफिस में आती हैं, वो दोनों रचना जी के पाँव पे गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। अपने बेटी बहू को यूँ अचानक आया देख रचना जी हैरान रह जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी,
मैंने आपके साथ सही नहीं किया, इसलिए ईश्वर ने मुझे ऐसी सज़ा दी कि मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। लेकिन अब अच्छी ही हुआ ना माँ की मैं यहाँ आ गया। अब आपके इतने बड़े स्कूल को कोई देखने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। मेरा मतलब है अपना कोई। अमर ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, बेटा तुम उस दिन अपने स्वार्थ के लिए मुझे दर्द की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए थे, और आज भी तुम यहाँ किसी मतलब के लिए आए हो, और सही भी कह रही हो। तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हारा हक भी बनता है। मैं यह सब तुम्हें दे दूँगी, लेकिन एक शर्त पर। बचपन में तेरे पिता बीमार होने पे जितनी रातें मैंने बिना पलक झपकाए गुजारी वो मुझे वापस लौटा दो। मेरे पति जो आखिरी समय में अपने बेटे को देखना चाहते थे अब तस्वीर बन गए हैं, वो लौटा दो। तेरी वजह से मैंने जो शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेली हैं, मुझे लौटा दो। फिर तो इस राज का पाठ हकदार होगा। आगे कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जैसे तूने अपनी माँ के साथ किया। वो तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अंश मुझे मिला, वरना शायद मैं भी तेरे पिता की तरह तुझे तस्वीर में देखती। आपसे मेरा केवल और केवल एक ही बेटा है, अंश। रचना जी का गला कहते कहते रुआसा हो गया। माँ तो आप गैरों के लिए अपने फोन से रिश्ते को टुकड़ा दोगे। अरे आखिर अमर ही तो देखेंगे आपको। अब बुढ़ापे में अमर की पत्नी बड़े रोब और अहंकार में बोली, बेटा ये गैर ही सही, लेकिन हमारे बीच दिल का रिश्ता है जिसमें न कोई लोभ और न ही कोई अहंकार है। अमर तो जिस दिन मुझे एयरपोर्ट पे अकेला छोड़ भाग गया था, तुम मेरे लिए उसी दिन मर गया था। अब तुम दोनों जा सकती हो। हाथ जोड़े हुए रचना जी अपने ऑफिस से बाहर आ गई। अमर और उसकी पत्नी समझ चुके थे कि माँ उन्हें माफ़ नहीं करने वाली। दोनों वहाँ से उल्टे पैर वापस आ गए। रचना जी को अब अपनी बेटी बहू से कोई मतलब नहीं रहा गया था। उनकी एक नई शुरुआत का आरंभ हो चुका था। दोस्तों, माँ की ममता असीम होती है, पर जब उनका भरोसा टूटा जाए तो वह सबसे बड़ा न्याय करती हैं। तो दोस्तों, रचना जी ने जो अपने बेटे बहू के साथ किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।